आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? एनी आइडिया? एनी आइडिया? याद नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है जैसे कि एक हमारे पास है कैश बुक, एक हमारे पास है पासबुक। कैश बुक हमें बताती है कि हाउ मच बैलेंस शुड बी इन बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। जबकि पासबुक हमें बताती है एक्चुअल बैलेंस इन बैंक अकाउंट। अब कायदे से तो दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए, लेकिन वो दोनों बैलेंस हमारे सेम नहीं हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है, वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ये दोनों बैलेंसेस हमारे सेम नहीं हैं। टू फाइंड आउट दैट रीजंस, और उन रीजंस को फाइंड आउट करके हमने कैश बुक इधर रखी, पासबुक इधर रखी और एक अलग से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई, डेट वाइज पूरा चेक करके। अब ये एक स्टेटमेंट वो है जो कि हमारे पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस के किसी भी फेज में नहीं आती है। ना ये प्राइमरी बुक है, ना ये सेकेंडरी बुक है, ये कोई बुक है ही नहीं। ये बस एक स्टेटमेंट है जो सिर्फ ये बता रही है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है कि दोनों का बैलेंस डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कैश बुक हमेशा फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। ये हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। इसे कौन बनाता है? फर्म बनाती है। प्रिपेयर बाय फर्म, ये फर्म प्रिपेयर कर रही है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, जबकि ये बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है और बैंक ही इसे प्रिपेयर कर रही है। तो यानी कि जो कुछ भी हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, वो हमारे लिए तो असेट्स क्रिएट हो गए कि हमारे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, लेकिन बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं कि हमारे पैसों की रखवाली वो करेंगे। तो हमारे लिए वो असेट्स है लेकिन उनके लिए लायबिलिटी है। तो दोनों अपोजिट उसमें चलते हैं। अगर हम पैसे जमा कराते हैं तो हमारे बुक्स में हम डेबिट कर रहे हैं, लेकिन जब बैंक से मैसेज आता है, तो कभी मैसेज देखा है जो बैंक से आता है उसमें लिखा होता है क्रेडिटेड इन अकाउंट, मतलब बैंक क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारी कैश बुक ये कह रही है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ये पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस शो करता है, तो जो पासबुक है उसमें जो पॉजिटिव बैलेंस है उसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अगर हमारी बुक्स ये शो कर रही हैं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है याद है? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस का क्या मतलब होता है? नेगेटिव कैसे हो जाएगा? भूल गए? कैश बुक में किया था, कैश वाले कॉलम का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, लेकिन बैंक वाले कॉलम का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। क्यों भाई? इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे ही काम चलाएगा? तो बड़ा मुश्किल है गुजारा होना, ऐसे चुप्पी साध के बैठोगे तो।
माही, क्या मतलब है ओवरड्राफ्ट बैलेंस का? अच्छा, क्यों कैश में से माइनस हो जाता है? हद है यार। देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब हुआ कि हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है, हमारी पेमेंट्स उससे ज़्यादा है, हमें बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर विड्रॉल, ठीक है। मीन्स अगर हमारे अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है और मैंने किसी को चेक दिया, अपने किसी पार्टी को 12,000 का, तो बैंक उस चेक को क्लियर कर देगा। और ऐसे फ्री फोकट में नहीं बैंक क्लियर करता, उसके चार्जेस होते हैं। बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेस फर्म्स जितनी भी होती हैं वो इसीलिए लेती हैं कि उनकी पेमेंट स्टॉप ना हो, ठीक है। तो ऐसे में उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, दूसरा उनकी पेमेंट्स क्लियर हो जाती हैं, और ये जो ओवर विड्रॉल है ये एक तरह का कैश क्रेडिट है जिसपे इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केटिंग की वजह से कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जो कुछ अमाउंट तक इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं या कुछ टाइम तक इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन हमें उन सब चक्करों में नहीं फंसना। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि ओवरड्राफ्ट जो है दैट इज द ओवर विड्रॉल from the balance in our account. So overdraft balance is the negative balance as per cash book, and this is always a credit balance. This is the credit balance. When we say our cash book is showing credit balance, इसका मतलब है वो बैंक कॉलम का ही क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि कैश कॉलम का मतलब हो गया कितना कैश है। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि आपके पास जितना कैश है आप उससे ज़्यादा खर्च तो कैसे कर दोगे। आपके पॉकेट में अगर 100 रुपये हैं तो आप 100 ही रुपये खर्च करोगे। अब अगर आपने 100 की जगह 150 किए तो वो 50 रुपये कहाँ से आए? आपने किसी से बोरो किए होंगे, फिर आपने खर्च किए। तो कुल मिला के कहानी तो ऐसी ही चलेगी ना कि कैश कॉलम कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, लेकिन बैंक में आप ज़्यादा पेमेंट्स कर सकते हो तो उसका बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। तो उसका जो फिर इंटरेस्ट लगता है वो मंथली के हिसाब से लगता है, मंथली इंटरेस्ट? बेटा वो तो हमारा क्यूमुलेटिव है, मंथली क्वार्टरली, लेकिन हमें कभी कोई क्वेश्चंस आते नहीं है कि हमें उनके इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी है। वो तो डेज के बेसिस पे भी होता है। वो तो इंटरेस्ट के उस इंटरेस्ट के फेर में फंसोगे तब तो फिर बीआरएस नहीं कर पाओगे, फिर इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करते रह जाओगे। तो उस फेर में मत फंसो, ठीक है। अभी थोड़े बड़े हो जाओ फिर सब करोगे। अभी देखो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब हुआ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पर द सेम नेगेटिव बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जब हमें आए क्वेश्चन में कि बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आया है तो हमारे लिए प्लस हुआ है, ठीक है। अगर आए बैंक डेबिटेड चार्जेस तो मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस माइनस किए हैं तो हमें भी माइनस करने हैं। एक्चुअली में आप कैश बुक में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, नो ऑल्ट्रेशन, आप ये कर ही नहीं सकते हो क्योंकि कैश बुक तो बन गई। अब अगर इसमें आप बैक डेट में कुछ ट्रांजेक्शन्स कर दोगे तब तो वो तो फिर फ्रॉड ही हो जाएगा ना, तो वो तो अलाउड ही नहीं है। पासबुक में भी यू आर नॉट ऑथराइज्ड, आप ऑथराइज्ड ही नहीं हो। ऑथराइज्ड हो तब भी क्या कर लोगे, जब कैश बुक में नहीं कर सकते जो आपकी बुक है तो पासबुक तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते कि चलो बैक डेट में एंट्री, जैसे मैं कहती हूँ ना कटिंग नहीं करा करो, कटिंग अलाउड नहीं है। कॉमर्स के बच्चों को कटिंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, आप नहीं कर सकते क्योंकि कटिंग का मतलब हो गया आपने फ्रॉड कर दिया कोई, तभी तो तुम्हारे इतने इतने नंबर कटते हैं जब तुम लोग कटिंग करते हो। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है,
तो आपको कटिंग करनी ही नहीं है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बिना कटिंग के पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। समझ रहे हो लेवल ऑफ प्रैक्टिस कितनी करनी है। तो ये हमारे पास दो बुक्स हैं, कैश बुक और पासबुक, जिसके बारे में तुम्हें बताया। अब हम करेंगे कि अगर हमें कैश बुक और पासबुक में आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इन दोनों के बैलेंसेस डिफरेंस हैं। मतलब हमें एक बुक ये कह रही है कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा है, दूसरी बुक मेरी ये कह रही है कि इतना होना चाहिए, तो आखिर दोनों में डिफरेंस है क्यों? ऐसे क्या रीजंस हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई, फिर भी दोनों में डिफरेंस है? तो वो क्या रीजंस हैं, ये हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। अब आखिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनती कैसे है? फॉर्मेट क्या रहेगा? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम होगा, और एज एट जिस भी डेट को, जनरली ये मंथ एंड में बनती हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, वो हर 15 दिन में भी बनाते हैं, क्वार्टरली भी बनती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी हैं, उस बेसिस पे ये बनती हैं। मंथली है, नॉर्मली मंथली ही बनती हैं वैसे, ठीक है। तो एज ऑन दिस डेट, फिर हमने यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया बैलेंस एज पर कैश बुक। हम या तो बैलेंस एज पर कैश बुक लेते हैं या बैलेंस एज पर पासबुक लेते हैं, कोई एक लेते हैं, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। हमें क्वेश्चन में जनरली गिवन ही होता है कोई एक बैलेंस। अगर क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस गिवन होते हैं तो ये हमारे ऊपर है कि हम किससे लेते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो। ठीक है, और इसका ऐसा कोई माइंडसेट मत बनाना कि बैलेंस एज पर कैश बुक आसान है या बैलेंस एज पर पासबुक आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट सब में सेम अप्लाई हो रहा है। अब देखो इस पे काम कैसे करेंगे। एक ट्रांजैक्शन है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हम जब भी बात करेंगे तो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करेंगे और पासबुक की बात करेंगे। जब हमने चेक इशू किया तो क्या हो रहा है, कैश बुक, अगर ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है तो मेरी कैश बुक कम हो रही है ना, हो रही है ना कम, यानी कि मेरी कैश बुक तो कम हो गई, पासबुक नहीं हुई। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई कैन इंक्रीज माई कैश बुक, जो ओरिजिनली कैश बुक में नहीं हो रही है, मैं सिर्फ प्लस करके देख रही हूँ उसे, कैश बुक में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सो ईदर आई कैन ऐड इन द कैश बुक बैलेंस और आई कैन रिड्यूस माई पासबुक। देर आर टू ऑल्टरनेटिव्स कि अगर मैंने चेक इशू किया है तो हुआ क्या, चेक इशू करने से, चेक इशू करने से मेरी कैश बुक कम हो गई, पासबुक यही रह गई। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, इधर आई ऐड टू द कैश बुक और आई डिक्रीज इन द कैश बुक। ठीक है, मुझे कौन सी ऑप्शन चूज करनी है ये इस पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट आइटम मेरी क्या है। यहाँ फर्स्ट आइटम मेरी कैश बुक है तो हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट आइटम तो प्लस हो गई, सेकंड आइटम को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मैंने एक चेक डिपॉजिट कराया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। जनरली जब भी हम कोई चेक डिपॉजिट कराते हैं तो उसे क्लियर होने में 2 to 3 डेज लगते हैं। तो हो सकता है इस दौरान हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हो उन 2-3 दिन के बीच में। तो जब मैंने चेक डिपॉजिट करवाया तो मेरी कैश बुक को बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया, तो मैं क्या करूंगी, कैश बुक को कम कर दूंगी, है ना।
तो मैंने कैश बुक में से कम कर दिया। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग इन कैश बुक, दिस इज अ सेपरेट स्टेटमेंट। समझे? जैसे कि a sum directly deposited by a customer, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, क्या करेंगे? प्लस या माइनस? क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी पासबुक में ऐड हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, तो हम कैश बुक में प्लस कर देंगे। समझे? समझे? गॉट इट? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन आर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे बैंक ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, क्या करेंगे? क्यों करेंगे माइनस? माइनस होगा क्योंकि पासबुक के हिसाब से पासबुक बैंक बनाए थे तो वहां पे भी माइनस होगा, क्योंकि बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट की तो पासबुक कम हो गई, कैश बुक नहीं हुई। समझे? बैंक ने हमारे बिहाफ पे पे की तो पासबुक कम हो गई, कैश बुक नहीं हुई, तो हम कैश बुक को भी कम कर देंगे। ठीक है? A check deposited dishonored, देखते हैं। क्या? थोड़ा तेज तो बोलो। माइनस? माइनस माइनस क्यों होगा माइनस? क्योंकि एक चेक डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक को प्लस कर दिया, पासबुक तो हुई नहीं, हुआ नहीं, बट कैश बुक में से डिक्रीज करना पड़ेगा। कैश बुक में बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, बताओ माइनस क्यों? पासबुक में से माइनस हो गया इसलिए, क्योंकि बैंक चार्जेस पासबुक से माइनस हो गए और यहाँ से माइनस नहीं हुए तो हमने माइनस कर दिया। और बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट प्लस, क्योंकि बैंक ने प्लस कर दिया, हमने नहीं किया। तो इस तरह से बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, आपने सब ये ट्रांजेक्शन्स लिखी, ऐड किया और फिर यहाँ लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें सिर्फ इससे ये पता लग गया कि वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंसेस। कोई फोर्जरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, बट हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि आखिर ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, कॉन्सेप्चुअली चैप्टर में कुछ नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है? बनाने के तरीके भी बहुत सारे हैं, जैसे कि प्लस आइटम माइनस आइटम की जगह हम डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस भी लेके करते हैं, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल राइट नाउ। आप लोगों को जब चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए, आप जब एक्सपर्टी में आ जाए, तब आप डेबिट और क्रेडिट बैलेंस वाला मेथोडोलॉजी लेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर की जो इलिस्ट्रेशंस हैं वो भी आप पूरी सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि इलिस्ट्रेशंस में कहीं कोई फॉर्मेट लिया है, कहीं कोई फॉर्मेट लिया है, फिर उससे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो खुद से सॉल्व करना बजाय के इलिस्ट्रेशन की सॉल्यूशंस देखने के। ठीक है?
यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो सकता है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो फर्स्ट फिगर माइनस में चली जाती, बाकी सारा सेम रहता। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक होता तो पॉजिटिव रहती, लेकिन ये सारी ट्रांजैक्शंस रिवर्स हो जाती हैं। तो सब कुछ आपको अगर एक वाला मेथड आ गया ना, बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, सब आ जाएगा, चारों तरीके से बनानी आ जाएगी। ठीक है, एक कॉमन बात ये रहेगी कि प्लस आइटम और माइनस आइटम में लिखने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखने हैं। ठीक है, पूछो। ओवरड्राफ्ट में जितना भी हमने बनाया सारा ऑपोजिट हो जाएगा? नहीं, पासबुक में अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, ओवरड्राफ्ट में तो बस फर्स्ट, नेगेटिव हो हाँ जाएगा। बस माइनस में। ठीक है, तो अभी आज सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं। आप लोग इससे जो अपने चैप्टर की स्टार्टिंग का थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब हो गया जो आपका सारा ये वाला पार्ट है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये पूरा पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।